हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और उसी के साथ हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल शुरू कर लेंगे, उसका कुछ बेसिक प्रिंसिपल स्टार्ट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके वेव फंक्शंस वगैरह कैलकुलेट करके हम ये चैप्टर को ओवर कर देंगे, राइट। सो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन साथ ही मिल जाए, राइट। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी पुट द हेडिंग फर्स्ट। सो फ्रेंड्स देखो, हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें हमारे पास क्या है, दो हमारे न्यूक्लियर हैं। सो यहाँ पर मैं ऐसे मार्क करता हूँ जैसे हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में करा था। दो न्यूक्लियर हैं, एक HA है और एक HB है, और एक हमारा इलेक्ट्रॉन 1 है और एक इलेक्ट्रॉन 2 है, राइट। सो ये हमारे पास सिस्टम है फॉर दी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, राइट। हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन के लिए हमारी थ्योरी पढ़ ली है इसकी, तो आप पहले वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं, तो आपको ये ज़्यादा समझ आएगा, राइट। और हमने क्या देखा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी कि हमारे पास HA की इंट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन 1 के साथ हो सकती है या फिर इलेक्ट्रॉन 2 के साथ हो सकती है, और HB की भी 1 के साथ या 2 के साथ, मतलब 1 एट अ टाइम। बट लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर हैं दोनों HA और HB, ये दोनों के ही इन्फ्लुएंस में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक टाइम पर हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जब हमारे पास फर्स्ट हम टाइम देखें कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन 1 है, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ दीज HA एंड HB एट अ टाइम, राइट। तो उस टाइम पर हमारा जो वेव फंक्शन बनेगा दैट इज psi1, एंड उसकी वैल्यू क्या आएगी, psi a1, मीन्स हमारा psi a की वैल्यू फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस psi b ऑन ऑल्सो 1, बिकॉज ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पर ही एक्ट कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास सेकेंड टाइम पर क्या हो कि हमारे पास दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की इंट्रैक्शन किसके साथ हो, विद द बोथ द न्यूक्लियर, राइट। बोथ दोनों की न्यूक्लियस की इंट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन 2 के साथ हो, तो हम क्या करेंगे, psi 2 हमारा वेव फंक्शन रहेगा, दैट इज psi a फॉर 2 इलेक्ट्रॉन एंड psi b फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, राइट। सो हमने पढ़ा है कि हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का वेव फंक्शन अगर हमारे पास ये सिंपल है, हमारे पास ये पता है कि HA और HB दोनों के जो कॉफिशिएंट्स होंगे, वेटिंग फैक्टर होंगे, वो इक्वल होंगे, C1 इज इक्वल टू C2। ये हमने बेसिक प्रिंसिपल्स में ही पढ़ लिया था इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, राइट। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वेव फंक्शन है फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, दैट इज जो हमने पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था, दैट इज psi MO, इट इज प्रोडक्ट ऑफ psi1 एंड psi 2, ओके। फॉर अगर टोटल वेव फंक्शन देखें फॉर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स दैट फॉर बोथ द एटम्स दैट इज इक्वल टू दिस, राइट। ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन हो गया, और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो वैल्यूज जो हमारे पास है दैट इज फ्रॉम दीज इक्वेशंस। सो हम कैसे पुट करेंगे, दैट इज psi a1 प्लस psi b1 इंटू psi a2 प्लस psi b2। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये एक वेव फंक्शन बन गया। अब इस वेव फंक्शन से हमने एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको बता दिया था इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर कि हम एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। E इज इक्वल टू द इंटेग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी psi h कैप psi डीटा अपॉन इंटेग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी psi स्क्वायर डीटा, राइट। इस फॉर्मूला में हम psi की वैल्यू पुट करके हम इस सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने देखा क्या कि हमारे पास इस वे से, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आई, राइट, इसकी बॉन्ड एनर्जी आई, बॉन्ड एनर्जी को मैं BE लिख देता हूँ। ये हमारी जो है कैलकुलेटेड वैल्यू लिख देंगे और ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख देंगे। सो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले बॉन्ड एनर्जी जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आई, द बॉन्ड एनर्जी वॉज फाउंड टू बी दिस 258 किलो जूल पर मोल, राइट। सो टू बी एग्जैक्ट इसकी वैल्यू थी 258.6 किलो जूल पर मोल, पर लेकिन जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी दैट वाज 458.1 किलो जूल पर मोल। और अगर हम देखें बॉन्ड लेंथ, सो मैं बॉन्ड लेंथ यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट वाज फाउंड टू बी फॉर दिस जो है कैलकुलेटेड वैल्यू जो थी दैट इज 85 पिकोमीटर,
और इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी दैट वाज 74.1 पिकोमीटर। सो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। सो ये तो वर्स्ट रिजल्ट्स हैं दैन दी वैलेंस बॉन्ड मेथड। इसलिए हम ज़्यादा क्या करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए हम वैलेंस बॉन्ड मेथड को यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली उसकी एनर्जीज कैलकुलेट कर पाएँ, राइट। सो ये हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशन होगी। अब हम नेक्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का, दैट इज जिसमें से क्वेश्चन आएगा दैट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो मैं उसे नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करता हूँ, वेट अ सेकेंड। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन करनी है हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पर लेकिन इसको फिर से एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमने देखा था कि हमारा जो एक कार्बन एटम है, राइट, वो कार्बन एटम की कन्फिग्रेशन क्या थी, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसकी कन्फिग्रेशन थी 1s2 2s2 एंड 2p2, राइट। तो इसकी कन्फिग्रेशन जो प्रॉपर मैं अगर p ऑर्बिटल्स के p के जो है ऑर्बिटल्स के फॉर्म में लिखूं, सो दैट कन्फिग्रेशन वाज फाउंड टू बी 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1 और 2pz तो हमारा खाली है। तो ये कार्बन की कन्फिग्रेशन हमने देखी। तो अगर हमने मिथेन मॉलिक्यूल बनाना हो, राइट, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये बॉन्ड 2 बॉन्ड्स बना सकता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये तो डाइवेलेंट होना चाहिए, ये 2 ही बॉन्ड्स बनाना चाहिए। बट लेकिन हमने क्या देखा हुआ है दैट दिस इज अ टेट्रावेलेंट मॉलिक्यूल, राइट। ये क्या है, कार्बन जो है दैट इज टेट्रावेलेंट, मतलब ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होता है। अब ये 4 बॉन्ड्स कैसे बनाता है, इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है इन द s ऑर्बिटल, ये क्या करता है, एक्साइट हो जाता है और इट गोज इनटू द दिस 2px ऑर्बिटल, राइट। सो ये हमारा 2pz ऑर्बिटल में चला जाता है और 2pz1 कन्फिग्रेशन हो जाती है। सो एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन दैट इज दिस कन्फिग्रेशन, राइट। सो यहाँ पर हमने देखा कि चाहे वो 4 बॉन्ड्स यहाँ पर बना सकता है एक्साइट होने से, राइट। तो अगर वो 4 बॉन्ड्स बनाए तो जैसे हमारा मिथेन मॉलिक्यूल होता है, इट इज लाइक दिस, इसमें क्या शेप होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, राइट। तो टेट्राहेड्रल शेप में हमने ये देखा कि इन तीनों की एनर्जी तो सिमिलर थी, पर लेकिन इसकी एनर्जी कम थी। तो इसका जो बॉन्ड होना चाहिए, इट शुड बी 1 बॉन्ड शुड बी वेरी लार्ज, इसका एक बॉन्ड बहुत बड़ा होना चाहिए। पर लेकिन ऐसा नहीं होता, हमने क्या देखा कि सारे बॉन्ड्स इसके इक्वल होते हैं। अब इक्वल होने का रीज़न क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो 4 हाफ वेड ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जीज को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाती है, मतलब सारी एनर्जी जो है इनकी एक कांस्टेंट एनर्जी लेवल पर पहुंच जाती है। ये कैसे होता है, दिस बिकम्स विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडेशन, मतलब चारों की एनर्जी हमने एक सी बना देनी है और इनमें जो शेप होगी वो भी एक सी बना देंगे, राइट। सो दैट इज द मेन फंड ऑफ द हाइब्रिडेशन। सो मैं आपको हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, वेट अ सेकेंड। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया हाइब्रिडेशन की, दैट ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो कुछ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे s और p ऑर्बिटल ये मिक्स होंगे ऑफ द सेम एटम। अगर सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो इनमें क्या होता है, विच हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, इनकी थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस है इनके बीच में, सच दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। क्या होता है, मैंने अभी बताया कि सारी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बिटवीन दम टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। यहाँ पर न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं ऑफ एग्जैक्टली द सेम एनर्जी एंड शेप। तो इन जो न्यू ऑर्बिटल्स हमारे पास बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और उनकी जो है सेम ही एनर्जी होती है और शेप भी इनकी सेम होती है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए, जैसे यहाँ पर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो एक s इंटरेक्ट करेगा और 3 p इंटरेक्ट करेंगे, राइट। सो समझ लो मैंने यहाँ पर 3 थे, तो इससे कंपैरेटिवली अगर एक p के कंपैरेटिवली हमारे पास s का करेक्टर कितना है, 1/3 s करेक्टर, राइट। सो जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसमें इतना बड़ा p करेक्टर, ये हमारा p हो गया और ये हमारा s करेक्टर हो गया। सो इस तरीके से हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, राइट। सो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंबाइन करके हमारा न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि जैसे हमारे पास समझ लो कि एक s था, ओके, एंड एक हमारा px था
एक हमारा पी वाई था और एक हमारा पी जेड था फॉर अगेन दी कार्बन एटम, राइट। सो मैं इनको लेबल करता हूँ, दिस इज एस ऑर्बिटल, दिस इज पी एक्स, टू पी एक्स, ये टू एस था, ये टू पी वाई था और ये टू पी जेड था, राइट। इन्होंने कंबाइन करके दे अंडरगॉन हाइब्रिडाइजेशन और कंबाइन करके जो है न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स बनाए एंड वो 4 ऑर्बिटल्स बने। तो 4 ऑर्बिटल्स इस तरीके के बने और ये अलाइन कैसे हो गए स्पेस में, जैसे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कि इनके बीच में बॉन्ड एंगल भी सिमिलर सा हो, राइट। ये सारे ऑर्बिटल्स ऐसे अलाइन हो गए स्पेस में और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल था दैट वाज फाउंड टू बी अ टेट्राहेड्रल एंगल 109.26 109 डिग्रीज 0.26 सेकेंड्स, राइट। तो मिनट्स, ओके। अब ये क्या था, ये जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है अब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन्स के साथ कंबाइन करके दे आर फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल विद ऑल द बॉन्ड लेंथ्स इक्वल। सो ये मॉलिक्यूल इस तरीके का यहाँ पर शो कर दिया मैंने। सो दिस इज कॉल्ड द मीथेन मॉलिक्यूल, राइट। इसी तरीके से हमारे पास जो एक एस और दो पी इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, टू पी sp2 ऑर्बिटल शेप। सो मैं sp2 की शेप यहाँ बनाता हूँ, जैसे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। सो 1 2 और 3। सो ये sp2 की शेप हो गई और इसमें हमारे पास, लेट मी मार्क इट, sp2 और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ये ट्रायंगुलर शेप है, सो इट इज 120 डिग्रीज द बॉन्ड एंगल ऑफ दिस शेप, ओके। और एक हमारे पास बनता है एस और पी का इंट्रैक्शन, जिसमें कि 50% एस होगा और 50% पी होगा। सो वो इंट्रैक्शन होती है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ, थोड़ा सा सेम बना लेना, राइट। तो ये हमारे पास जो इंट्रैक्शन होती है इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज फाउंड टू बी 180 डिग्री और ये शेप कौन सी है, एस पी शेप। सो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, राइट। तो ये आपको अच्छे से समझ लग गया। अब हमने क्वांटम मैकेनिक्स से इसे रिलेट करना है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है हाइब्रिडाइजेशन को कैसे रिलेट करती है। सो मैं नेक्स्ट पेपर से शुरू करता हूँ। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। वेट अ सेकेंड। अब देखो, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन को क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स हमें देखने पड़ते हैं कि इनके वेव फंक्शंस क्या हैं, राइट। सो इस प्रकार से हमारे पास ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो उसे देख के हम जो है इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेट करेंगे, राइट। सो जो फर्स्ट इसका क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल है दैट स्टेट्स दैट कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है दैट आर फाउंड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू द सेम एटम, राइट। सो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर लिख देता हूँ। सी, ये हमारे पास क्या हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं ऑफ द सेम एटम, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन की बात करूँ तो ये हमारे पास समझ लो sp में 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए तो हमारे पास यहाँ पर 2 वेव फंक्शंस आते हैं, जैसे कि साई 1 क्या है, दैट इज a1 साई s, मतलब s के लिए वेव फंक्शन, प्लस b1 साई px, राइट। सो ये हो जाएगा। और सेकंड वेव फंक्शन जो आएगा इसका दैट इज a2 साई s प्लस b2 साई px, राइट। सो इस तरीके से sp के लिए आ जाएगा। सो सिमिलरली यहाँ पर मैं अगर sp2 की बात करूँ, सो मैं यहाँ पर सॉरी दूसरे पेन से लिख देता हूँ, sp2 हो अगर मेरे पास तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए तो तीन ऑर्बिटल्स के केस में क्या होगा, जैसे इसमें 3 वेव फंक्शंस आ जाएंगे तो साई 1 जो होगा इसमें 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो a1 साई s प्लस b1 साई px प्लस c1 साई py, राइट। इसी तरीके से a2 साई s प्लस b2 साई px प्लस c2 साई py और साई 3 क्या आ जाएगा, दैट इज a3 साई s प्लस b3 साई px प्लस c3 साई py, राइट। और अगर हमारा sp3 हाइब्रिडेशन हो तो ये हमारी 4 टर्म्स आ जाएंगे और 4 ही वेव फंक्शंस हमारे पास आ सकते हैं, ओके। सो आई थिंक आपको फर्स्ट प्रिंसिपल अच्छे से समझ लग गया बिकॉज ये नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली काम आने वाला है। सो इसको अच्छे से समझ लीजिए, राइट। अब मैं सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल है उसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब देखो, ये जो सेकंड हमारा प्रिंसिपल है
ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन दी अदर्स, बिकॉज ये हमारे जो है नेक्स्ट वीडियो में बहुत काम आने वाला है। एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है और उसकी चार्ज डेंसिटी जो होती है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है हमारे एन पॉसिबल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। यहाँ पर जैसे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो इनमें भी एस ऑर्बिटल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर 3 है तो इनमें भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर 4 होंगे तो उनमें भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा एस ऑर्बिटल, राइट। सो स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट जो है एस ऑर्बिटल के वो सारे इक्वल होंगे, मतलब a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू a2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू a3 स्क्वायर। उसी तरीके से a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर। सो एस ऑर्बिटल की जो है ईच ऑर्बिटल में जो स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट होगा दैट इज 1/n, राइट। यहाँ पर मतलब a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर इज इक्वल टू a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, राइट। यहाँ पर a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से हमारे पास एस ऑर्बिटल का वेव ये कोफिशिएंट आता है स्क्वायर का, राइट। सो नेक्स्ट हम प्रिंसिपल लिखते हैं, वेट अ सेकेंड। देखो सिंपल है थर्ड प्रिंसिपल, तो हर वेव फंक्शन जो है चाहे वो एटॉमिक हो या फिर हाइब्रिड वेव फंक्शन हो वो सारे नॉर्मलाइज्ड हो जाएंगे। जैसे ये साई वन स्क्वायर डी टाउ क्या है, नॉर्मलाइज्ड। साई2 स्क्वायर डी टाउ क्या है, नॉर्मलाइज्ड, राइट। और अगर मैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को लूँ तो साई एस स्क्वायर डी टाउ ये भी नॉर्मलाइज्ड। साई पी स्क्वायर डी टाउ दैट इज ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड। इस तरीके से हमारे पास और भी सारे वेव फंक्शन क्या होंगे, नॉर्मलाइज्ड होंगे। ओके, सो लेट मी राइट द फोर्थ प्रिंसिपल हियर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नॉर्मलाइज या ऑर्थोगोनल वर्ड्स नहीं समझ आ रहे तो काइंडली मेरी पिछली प्लेलिस्ट जैसे क्वांटम मैकेनिक्स 1 की जो प्लेलिस्ट है उसको वॉच करिए, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि मेरा इनका मतलब क्या है, राइट। सो अब नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दोनों ही एक दूसरे मतलब ईच अदर के साथ ऑर्थोगोनल है। मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होंगे और दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन जो है वो भी एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होंगे। सो जैसे हमारे पास साई1 साई2 ये दोनों अलग अलग जो वेव फंक्शन है ये ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब 0 होगा इनका प्रोडक्ट और इंटेग्रल, राइट। और उसी तरीके से साई एस साई पी ये दोनों भी ऑर्थोगोनल होंगे, राइट। और अब जो दो लास्ट वाले 2 प्रिंसिपल्स हैं ये तो अच्छे से याद करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर इनको याद करने की थोड़ी सी टिप्स बता देता हूँ, राइट। जो 5th हमारा प्रिंसिपल है वो क्या कहते हैं, अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं तो फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसकी चार्ज डेंसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होगी, x एक्सिस के अराउंड, राइट। अगर हमारे पास sp2 है तो x एक्सिस के अराउंड चार्ज डेंसिटी होगी, तो मतलब यहाँ पर x एक्सिस लिख देते हैं, तो मतलब जो है यहाँ पर py और pz विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पर जो है p1 और pz हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, py एंड pz डज नॉट कंट्रीब्यूट। ओके, सो ये हमारा हो गया फॉर द sp2। ओके, अब हमारा नेक्स्ट लास्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज फॉर द sp3, राइट। सो ये 6th प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट अगर sp3 हमारे पास एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो सेकेंड ऑर्बिटल जो होगा वो कहाँ पर होगा, इन द xy प्लेन, राइट। वो सॉरी XZ प्लेन में होगा, मतलब वो एक प्लेन में होगा, राइट। तो मतलब यहाँ पर अगर XZ प्लेन में है तो इसमें क्या होगा, py विल नॉट कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे, यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ऐसे करेगा। ये सारे ही प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने, बिकॉज ये हमारे यूज होंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ वेव फंक्शंस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो लास्ट वीडियो अगली रहेगी तो उसे वॉच करना ना भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।